चले पहले एनपीओ के जरा जो एमसीक्यू थोड़े से रह गए थे वो कंप्लीट करना है, बाकी फिर वो होमवर्क करना आता। एनपीओ का 21 नंबर एमसीक्यू हो रहा था, आप पढ़ लिए क्या जाके? पहले ये एमसीक्यूज कंप्लीट करवा दो। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज की शुरू करें पढ़ना। 21 पेज नंबर बताएंगे। 24 ये आवाज ठीक है मुझे? पढ़े जी, बताएं आंसर। 21 ठीक है मुबीन आवाज? ऑप्शन ठीक है जी। कैसे पता चला एंडोमेंट है? 22nd बी को टिक लगाना है असल में, लेकिन इसका मीनिंग ये है कि जरा बुक खोलें जरा। एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, इम्प्लिसिट भी हो सकती हैं और एक्सप्लिसिट भी हो सकती हैं। पेज नंबर इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट आया होगा कहीं है? चलो इस वक्त मतलब नजर तो नहीं आ रहा कहीं पेज नंबर, लेकिन 170 के एंड पे है। इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो इंटरनल रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशंस का है वो सिमिलर होता है अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशंस की तरह। ये जरा आखिरी पैराग्राफ पढ़ेगा हाउएवर, पेज 170 के एंड पे। एंटिटी खुद भी इंटरनल रिस्ट्रिक्शन लगा तो सकती है अगर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज मिलकर डिसाइड कर लें, लेकिन उनका ट्रीटमेंट जो है वो उसी तरह से ही होता है जिस तरह अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशंस का होता है। इसका मतलब फिर फाइनली यही हुआ कि जो अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशंस हैं अगर उनका ट्रीटमेंट इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशंस का सेम है, तो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो फिर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड अगर हो तो फिर ही वो लायबिलिटी रिकॉर्ड होती है। तो इस एंगल से शायद ये टिक है। बाकी रिस्ट्रिक्शन एक्सप्लिसिट का मतलब ये है कि पैसे देने वाला खास तौर पे कह भी सकता है कि मैं फॉर एग्जांपल जो मेरे पैसे हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किए जाएं, तो ये अगर वो पर्पस बता दे फिर ये एक्सप्लिसिट हो जाएगा। इम्प्लिसिट का मतलब होता है अज्यूम। ये लिखना जरा वर्ड्स। अज्यूम का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है वो हमेशा पैसे आपको मेडिसिन के परचेज के लिए देता है, तो अगर उसने दोबारा पैसे दिए और हमेशा वो इसलिए देता है तो ये अज्यूम भी होगा कि उसने मेडिसिन की परचेज के लिए ही दिए हैं। बता दे तो एक्सप्लिसिट है, ना बताए और हमेशा फिर जिस मकसद के वो पैसे देता है तो वो फिर इम्प्लिसिट पर्पस हो जाएगा। तो इम्प्लिसिट मीन्स अज्यूम का मतलब कि देने वाला हमेशा अगर एक ही मकसद के लिए देता है तो फिर अगली दफा वो देगा तो तब भी ही अज्यूम होगा तो उसने इसी पर्पस के लिए दिए होंगे, अनलेस वो एक्सप्लिसिटली बता दे कि उसने किसी और मकसद के लिए दिया है। तो एक्सप्लिसिट का मतलब है कि उसने वाजे कर दिया है किस लिए दे रहा है, और इम्प्लिसिट है कि उसने बताया तो नहीं है लेकिन फिर अज्यूम्ड है कि किस मकसद के लिए दिया। हमारे इसको फिर रिवीजन के लिए रख लीजिएगा। 23 से ऑनवर्ड्स अब जो आएंगे ये सारे उस टेबल में है जो पेज नंबर 178 और 179 का आपने पढ़ा है। तो जरा दोबारा सामने रख लें और पूरा टेबल जरा रिवाइज हो जाएगा।
23 पढ़ें, पहले तो वैसे इंडिविजुअली ट्राई करें और बाद में अगर ना मिल सके तो अपने पेजेस पे भी देखें, सही तरह रिवाइज करें, जरा पढ़ें जरा कम्प्लीटली, फिर आपने मुझे बताना भी है कि ये किधर लिखा हुआ है पेज 178 या 179। एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन अगर रिसीव हुई है तो इसका क्या करेंगे अगर डेफरल मेथड है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी शुरू करें। जी बताएंगे। रिकॉग्नाइज एज डायरेक्ट इंक्रीज इन चेंजेस इन नेट एसेट्स इन एंडोमेंट फंड ऑफ द, कहाँ लिखा मिल रहा है? नहीं, पेज नंबर 178 पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है टेबल में जो ए है, मतलब ऐसे इस लाइन का क्या है? अगर एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन के पैसे हैं तो कहाँ लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स में एक एंडोमेंट फंड के कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। 24 देखें। पैसे एक लोन की रीपेमेंट के लिए मिले हैं, लेकिन वो लोन किस लिए लिया था? ये काफी शायद बहस हुई हो, अगर आपको याद आ रहे। वो लोन किस मकसद के लिए लिया था? फ्यूचर के एक्सपेंसेस के लिए या पास्ट के एक्सपेंसेस के लिए? नेक्स्ट नहीं है इसके लिए। इसका क्या करेंगे? डेफर करेंगे। और कब इनकम बनाएंगे? जब वो फ्यूचर ईयर्स में एक्सपेंसेस इंकर होंगे। ये कहाँ लिखा हुआ था? पेज 178 या 9? 179 में जो स्मॉल डी लिखा हुआ है, रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट, उसमें ये पहला है। In case of debt was incurred to fund expenses of future period, so then defer and recognize revenue in the same period in which the expense is recognized, ठीक है। 25 पढ़े, साथ साथ उधर से भी ढूंढे, बुक से भी बाद में ढूंढे, पहले जहन में ट्राई करें फिर बाद में बुक से ढूंढे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन रखें। ये भी लोन की रीपेमेंट के लिए डेट मिला है, लेकिन ये किस लोन की रीपेमेंट के लिए लोन कंट्रीब्यूशन मिली है? तो परचेज एसेट तो है, लेकिन डेप्रिशिएबल है या नॉन डेप्रिशिएबल? उसी के नीचे लिखा हुआ थी 179 पेज, स्मॉल डी में .2 वर्ड्स देख के बोलें क्या करना था? डेफर and recognize a revenue on the same basis as depreciation expense is charged, means liability बनाए और बाद में जैसे जैसे फर्नीचर डेप्रिशिएट होगा वैसे वैसे इस ग्रांट, इस कंट्रीब्यूशन की इनकम बनाए। 26 ट्राई करें। सीधा इनकम बनाएंगे मेरे ख्याल है, ना किस लिए लिए ना किस लिए लिए, ना फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए ना किसी कैपिटल एसेट के लिए। तो ढूंढने जरा, ये है कहीं 179 पेज पे? ये 4 ही बनेगा ना, अदरवाइज में आ जाएगा। ना फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए ना कैपिटल एसेट्स के लिए, मींस ना डेप्रिशिएबल एसेट्स के लिए ना नॉन डेप्रिशिएबल के लिए। तो सीधा क्या करें? डेफर करें, इनकम बनाए? कौन सा ऑप्शन बनेगा? अल्फा 27।
ये ढूंढ के बताएं कहाँ है। 179 पेज, कैपिटल डी ढूंढे, कैपिटल डी ढूंढे नीचे, नेट इन्वेस्टमेंट इनकम, उसका .1 है। अगर वो पैसे इन्वेस्ट किए हैं जो एंडोमेंट फंड के लिए आए थे, तो उन पैसों पे अगर इन्वेस्टमेंट इनकम है तो उन्हें भी एंडोमेंट फंड के कॉलम में स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स में ऐड करें। डन है? कौन सी ऑप्शन बनती है? क्या वर्ड्स है सी के, जरा पढ़ें। ये जरा एक्सप्लेन करेंगे क्या चीज है, जिसे कहाँ लेके जा रहे हैं? ये है क्या चीज? ये इन्वेस्टमेंट इनकम है। कहाँ से हुई है? उन पैसों से हुई है जो एंडोमेंट फंड के थे। तो एंडोमेंट फंड के अपने पैसे कहाँ जाते हैं? वो भी स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स में जाते हैं। और उसी जगह जहाँ स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स में एंडोमेंट फंड के पैसे हैं, वहीं ये इन्वेस्टमेंट इनकम भी ऐड हो जाएगी। जरा ये अपना रजिस्टर खोलना जरा। ये रिवाइज किया था कल? मैंने कहा था साथ क्वेश्चन भी देखा जरा। ये पीएससी के नाम से क्वेश्चन किया था हमने। जरा ढूंढे रजिस्टर में। इस तरह ना करें प्लीज, आप टाइम नहीं दे रहे इन चीजों को। अपनी मर्जी से कुछ दो चार चीजें रिवाइज कर रहे हैं, कंप्रिहेंसिव रिवीजन करें। जिनके पास है रजिस्टर, रजिस्टर में ढूंढे पीएससी का आंसर। और ढूंढे मैं किस अमाउंट की बात कर रहा हूँ। पेज 180 देख के जरा बताएं मैं, और आंसर में ढूंढ के बताएं मैं किस अमाउंट की बात कर रहा हूँ इस वक्त पॉइंट नंबर 27 में। हाँ जी, एक 6 अमाउंट थी। ठीक है, 6 ढूंढे, कहाँ लिखा हुआ है? एंडोमेंट फंड के कॉलम में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में लिखा हुआ है। तो रिकॉग्नाइज एज डायरेक्ट इंक्रीज इन नेट एसेट्स इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन? 28 देखें। पेज 174 भी देखें। अगर आपके पास कोई स्टॉक पड़ा है जिसे आपने फ्री या विदाउट चार्ज या विद अ स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उस स्टॉक को कैसे मेजर करते हैं? लॉर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी या करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट? एनपीओ की बहस हो रही है, ये नॉर्मल स्टॉक नहीं है। कौन सी चीजें हैं ये? पढ़े जरा पॉइंट 28। एनपीओ है 16,000 bags of rice to be sold only to members of an अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी, का मतलब जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। द कॉस्ट ऑफ राइस टू द एनपीओ इज 600 per kg. However, the NPO sells one bag to the underprivileged persons for 50 only. For no charge है या for a nominal charge है? तो how to measure these 16,000 bags? Lower of cost and, अगर आपके पास ऐसी चीजें पड़ी जिसे आपने मार्केट प्राइस पे बेचना है, तो उस स्टॉक को कैसे मेजर करते हैं? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। ये कौन सा स्टॉक है जिसे आपने फ्री देना है या नॉमिनल वैल्यू? तो यहाँ नॉमिनल वैल्यू पे देना है। 600 वाला बैग कितने पे देना है? तो थोड़े से पैसों पे देना है एज कम्पेयर विद 600। तो इसलिए इसको किस पे मेजर करना है? लोअर ऑफ कॉस्ट। ये करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट किसे कहते हैं, ढूंढ के बताया जरा। करंट परचेज प्राइस को करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं। ठीक है जी प्लीज। 29 पढ़े और ये भी इसका आंसर भी बताएं, और ये है कहाँ ये भी ढूंढ के बताएं।
पहले वैसे ट्राई करें जरा, शायद याद आ जाना चाहिए। ये इसकी ट्रांसलेशन करें, 29 है क्या? 8 लाख का फर्नीचर पड़ा था और उससे रिलेटेड 4,80,000 रुपए की डेफर्ड कंट्रीब्यूशन अनअमोर्टाइज का मतलब जिसने अभी इनकम बनना था। फर्नीचर डिस्ट्रॉय हो गया और उसका कुछ नहीं बचा, नाउ वर्थ नथिंग। फर्नीचर का बताएं क्या होना चाहिए? राइट डाउन का मतलब जीरो हो जाना चाहिए। डिस्पोज का मतलब अब उसकी वैल्यू नहीं है तो उसको 8 लाख से कम कर देना चाहिए, मीन जीरो पे आ जाना चाहिए। और जब एसेट 8 लाख पे आ जाएगा तो उससे रिलेटेड जो कंट्रीब्यूशन का बैलेंस पड़ा उसका क्या करें? नॉर्मली वैसे क्या हो रहा होगा इस 8 लाख का और 480 का क्या हो रहा होगा? 4,80,000 डेप्रिशिएट हो रहा होगा और डेप्रिसिएशन के साथ साथ 4,80,000 इनकम बन रहा होगा। लेकिन अगर एसेट ही खत्म हो गए तो फिर जो उससे रिलेटेड कंट्रीब्यूशन है वो भी इमीडिएटली इनकम नहीं, खत्म मींस इनकम बन के खत्म हो जाएगी, प्रोवाइडेड के कोई रिस्ट्रिक्शंस रहती हो। तो बी जरा टिक लगा लें। ये कहाँ लिखा है बुक में? पेज 176 ढूंढे जरा। ऊपर एक हेडिंग है प्रेजेंटेशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस, दरमियान से ऊपर, उससे ऊपर वाला पैराग्राफ है शायद, एक दरमियान बोल्ड पैराग्राफ है, व्हेन एन एसेट्स कैरिंग अमाउंट। आठ लाख की एंट्री बताएं, लॉस डेबिट एसेट क्रेडिट, और ऑपोजिट साइड पे 4,80,000 की डेफर्ड कंट्रीब्यूशन डेबिट और कंट्रीब्यूशन इनकम क्रेडिट। जब क्या खत्म हो जाए तो उस दिन क्या करना है? तो उस दिन उससे रिलेटेड अगर कोई डेफर्ड ग्रांट का बैलेंस है तो उसे भी इनकम बना के खत्म करना है। 30th पढ़े और यहाँ आपने एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना था, या शायद कुछ और मांगा हुआ, देखा जरा क्या मांगा। सब्सक्रिप्शन इनकम कैलकुलेट होनी है, लगाए जरा 2 मिनट। साल के एंड में 240 मेंबर हैं और 30 मेंबर छोड़ गए थे मिड ऑफ द ईयर पे, 1 जुलाई पे, और नया मेंबर कोई नहीं आया। ऐसे ही इसका मतलब साल के शुरू में 270 कैसे थे? अगर साल के आखिर में 240 है और 30 साल के दौरान छोड़ गए थे मिड में, तो छोड़ने से पहले होंगे 270, नया तो कोई आया नहीं है। तो 270 मेंबर कितना अरसा रहे? कौन से 6 महीने? जनवरी से जून। और 240 कितने महीने रहे? कौन से 6? जुलाई टू दिसंबर। एक तरीका सोचने का ये भी हो सकता है 240 पूरा साल रहे और 30 6 महीने रहे। तो ऑल्टरनेटिवली भी वर्किंग हो सकती है, आंसर सेम ही आएगा। मैंने कैसे किए? 270 पहले 6 महीने में, 240 दूसरे 6 महीने में। अनदर वे ऑफ थिंकिंग इज 240 पूरा साल, अब 800 पर मंथ है, मंथली सब्सक्रिप्शन है। और जो 30 थे अगले नहीं, वो पिछले 6, पहले 6। तो या टोटल्स के बेस पे करना है या फिर अलग भी कर सकते हैं, दोनों तरह आंसर बताएंगे। 1296 दूसरा, 1152, और अगर 240 इंटू 800 किया जाए इंटू 12, 2304
30 इंटू 800 1 नहीं मेरा ख्याल 144 सॉरी ठीक। ये बात समझ आ गई प्लीज। पहले मैंने क्या किया 270 कितना सर है ये दानियाल समझ आ गया 270 कैसे बनाया क्लियर हो गया। साल के एंड पे 240 है साल के दौरान मिड में 30 छोड़ गए थे नया कोई आया नहीं है तो छोड़ने से पहले फिर 270 होंगे तो पहले 6 महीने 270 है और दूसरे 6 महीने 240 रहे या 240 पूरा साल रहे और 30 बस 6 महीने रहे दोनों तरह से वर्किंग हो सकती है। जी कौन सी ऑप्शन बनेगी 31 करें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है प्लीज। इंडिविजुअली करें जरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनने का शायद यहाँ और सोच के जरा कीजिएगा इसमें बस एक गलती शायद हो सकती है उसके अलावा ना कीजिएगा। टू 2019 के एंगल से पढ़े जरा। जी बनाया सी ठीक है कैसे नहीं कर लें 1 मिनट बाकियों का करना 2 मिनट नहीं बताइएगा जरा 1 मिनट जरा करना तो बाकी लेजर बनाया वैसे किया जी हाँ शायद डायरेक्टली भी बन सकता है। नहीं लेजर जरूरी नहीं है 12 लगा लेजर से भी हो जाएगा वैसे भी हो जाएगा टेबल से प्लस भी हो सकता है। कर लिए जी फाइंड आउट करनी थी हमने 2019 की इनकम पहले बगैर लेजर के तरह देखें फाइंड आउट क्या करना जरा बोल दें कहाँ 19 की इनकम फर्स्ट लाइन गौर से पढ़े किस साल की किस साल मिली है नहीं 18 मई 19 की मिली रिसीव्ड इन 18 फॉर 19 नहीं वो तो एडवांस तो है लेकिन किस साल एडवांस है तो 19 के एंगल सोचो ना 19 की इनकम है 19 की इनकम है सर देखिए 180 कैलकुलेटर नेक्स्ट लाइन पढ़े किस साल मिली है किस साल की इनकम है इस साल की रिसीट है इस साल की तो इनकम निकालनी है तो इसको प्लस ना करें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 19 फॉर 19 ये 19 के 19 में ही मिला है प्लस हो जाएगी माइनस हो जाएगी
19 में मिली है 20 की लाइबिलिटी है, 19 के एंड पे लाइबिलिटी है, तो इनकम में नहीं, इनकम में नहीं लेंगे। अगर आपने वो वर्किंग लेजर में करनी, वो मैं कर देता हूँ। इनकम में आना चाहिए 2 लाख को। अगला पढ़े, सब्सक्रिप्शन फॉर 18 आउटस्टैंडिंग एज ऑन 18, ये क्या है? 2018 की सब्सक्रिप्शन 2018 के एंड पे रिसीवेबल है, तो इसका तो 2019 की इनकम से ताल्लुक नहीं है। आखिरी पढ़े, सब्सक्रिप्शन फॉर 19 आउटस्टैंडिंग ऑन 19, ये है क्या? 19 की इनकम 19 के एंड पे रिसीवेबल है, तो ये 19 की इनकम में आएगी। सर ये आएगी सर। दोबारा फर्स्ट बताएं। 180 इस साल की इनकम है, 90 114 लाख, 2 लाख, 150,000, तो 180 ऐड होगा, 180 में 14 लाख ऐड होगा, और 3,25,000 क्यों ऐड होगा? इनकम है, रिसीव नहीं हुई है, 19 की इनकम है, रिसीव नहीं हुई, तो कितना आंसर आता है? सॉरी फॉर क्वेश्चन यार, आता है किसी का आंसर? किन फिगर्स को प्लस किया? 180 प्लस 14 लाख प्लस 325, सी बनता है, लेकिन लेजर बनवाएं आप जरा। लेजर के एंगल से अगर निकालना हो, पहला पढ़े दोबारा। ब्रॉड डाउन एडवांस है ये, ठीक है, ब्रॉड डाउन एडवांस। दूसरा बताएं। ब्रॉड डाउन रिसीवेबल है, सॉरी, ब्रॉड डाउन रिसीवेबल, हाँ जी, 2018 में रिसीव्ड है, सॉरी। कैश डेबिट, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट, ये ठीक है प्लीज। ये पहला जो है रिसीव्ड 18 में, 19 क्या है, तो 18 19 में रिसीव नहीं हुआ, तो 18 में रिसीव हुआ है, 19 का था क्लोजिंग एडवांस है, जो हमारे पीरियड के स्टार्ट पे ब्रॉड डाउन है। ये क्लियर है? पहले तो थर्ड बताएं क्या करूं? रिसीव्ड है ये, अब इनकम बैलेंसिंग निकलेगी। रिसीव्ड है सर, 2 लाख बताएं, रिसीव्ड है, लेकिन इस साल रिसीव तो है, लेकिन क्लोजिंग एडवांस के तौर पे आएगी फिगर। रिसीव्ड है लेकिन अगले साल की है। आगे 1.5 लाख बताएं क्या करूं? ओपनिंग क्या? ओपनिंग रिसीवेबल है, और 3,25,000 क्या है? क्लोजिंग रिसीवेबल तो बेटा है, लेकिन इसमें एक छोटा सा इशू ये है कि ये किस साल के एंड पे रिसीवेबल है। 2019 का 2019 के एंड पे रिसीवेबल है, तो ये तो रिसीवेबल है, लेकिन जरा ब्रॉड डाउन देखें, 1,50,000 और 90,000 ढूंढे जरा। 1,50,000 क्या है और 90,000 क्या है? 1,50,000 2018 के एंड पे रिसीवेबल था, और उसमें से रिसीव कितना हुआ है? उसी में से हुआ है, 18 के रिसीवेबल में से 19 में रिसीव हुआ है, तो इसका मतलब जो 60,000 है, 60,000 कैसे बना रहा हूं? 1.5 लाख और 90,000, ये भी शायद क्लोजिंग रिसीवेबल में होगा किस साल के एंड पे? 19 के एंड पर किस साल का भी रिसीवेबल है? 19 का भी है, और 2018 का 60,000 भी अभी रिसीवेबल है, अनलेस इसे कोई राइट ऑफ वगैरह कर दिए गए। दोबारा देखें जरा, 1.5 लाख क्या है? 18 के एंड पे रिसीवेबल, और 90,000 सिर्फ रिसीव हुआ है, तो बाकी 60,000 2019 के एंड पे अभी भी रिसीवेबल है, तो इसलिए टोटल रिसीवेबल हो जाएगा 3,85,000। बाकी अब आप बैलेंस करके देखो जरा। वैसे ज्यादा बेहतर यही था जो अभी थोड़ी देर पहले करवाया मुझे, लेकिन इसका भी पता होना चाहिए था यार, लेजर बनाते रहे आप।
बताएं इनकम कितनी बनी? 19। नोट कर ले, दोनों तरीके से लिखते हैं। 150,000 was receivable and 90,000 was received, and the remaining 60,000 should be receivable at the end of 2019 as well. ये रिलेट करें दोबारा फिगर जरा सारी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज क्लियर, एनी कंफ्यूजन सर? चले होमवर्क्स की तरफ आ जाए जरा। होमवर्क्स कौन कौन सा था? कोई टाइम मिला? बताइए जरा, पेज नंबर स्पीड अप हो जाए जरा यार। हाँ, आज के काम भी कंप्लीट करें। सबसे पहले 230 पे है जरा। नहीं 230 वाला पहले बता तो दें। 230 पे क्वेश्चन नंबर 5 आपने कंप्लीट करना था। कुछ हुआ है? इसमें एक मसला था, तो बताएंगे क्या मसला था इसमें? किस कॉन्सेप्ट से बनाना था? फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट होती है, किस रेट से होती है? जस्ट एक मिनट। आपने बनानी थी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, और आपने बनाना था इक्विटी का पोर्शन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। सेल में 55 प्लस 70 समझ आ गया था। कॉस्ट ऑफ सेल में 25 प्लस 35। देन बेटा ग्रॉस प्रॉफिट आया, कोई और एक्सपेंसेस थे नहीं, यही नेट प्रॉफिट भी है। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट में आ जाता। अब फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस है, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट आपने करनी है स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट से, लेकिन उसने स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट जो बताया है दो तरीके से अलग अलग बताया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 2 पढ़ें। प्रोडक्ट ए से रिलेटेड इन्फ्लेशन कितनी है? प्रोडक्ट ए साल के शुरू में आई कितने पे थी? ऐसे ही है, तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 12% ओके, इसका तो इन्फ्लेशन 3 बन जाएगा। देन आगे कहता है पॉइंट नंबर 3 में रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी एट द एंड ऑफ द ईयर इज 45,000। ये उसने किया, ये है अपने पेज नंबर 30। जी वो ये काम किया हुआ था आपने, मैं जरा दिखा दूं जरा। ये पेज नंबर 39 जरा ढूंढे। पेज नंबर 39 पे एक एग्जांपल जो आपने की थी उसमें आया था ये। मेरा ख्याल है शायद अपने अपनी बुक पे सॉल्व भी किया हो शायद। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें सेकंड लाइन में कैरी वाला जो है एग्जांपल 2, इसमें सेकंड लाइन में 1000 है और लास्ट लाइन में 1100 है। और मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस की। किसी को याद आ रहा है? ये 100 क्या था इसमें? इसका स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट मेरा ख्याल 10% निकाला भी होगा शायद।
इधर ही देखें, शायद इधर ही वर्किंग कहीं की हो, इधर या कहीं रजिस्टर में लिखी होगी, जरा ढूंढ लें जरा सही तरह। तो उसने प्रोडक्ट ए के एंगल से आपको इन्फ्लेशन रेट बताया है 12%, लेकिन प्रोडक्ट बी के एंगल से इन्फ्लेशन रेट बताने की बजाय आपको रिप्लेसमेंट कॉस्ट मींस करंट परचेज प्राइस बता दी है। तो जिसकी बेस पे अगर आप चाहें तो रेट भी निकाल सकते हैं, और शायद उन्हीं फिगर्स को गौर से देख के इन्फ्लेशन की फिगर भी निकाल सकते हैं। तो मेरा ख्याल, लेकिन हमने रेट निकाल के भी देखा था, शायद रेट भी निकाला था और शायद वही 100 आया था। अगर आप देखेंगे तो 100 फिगर आई होगी हमारी। तो वो 100 क्या है असल में, 1000 रुपए की जो इन्वेंट्री थी वो 1100 की हो गई थी। तो 100 रुपये उसमें उस प्रोडक्ट की अपनी इन्फ्लेशन। तो यहाँ भी अब आप वापस आए पेज नंबर 230 पे, यहाँ भी अगर आप चाहे रेट तो निकाल सकते हैं, लेकिन शायद रेट की जरूरत नहीं है वैसे। 45 के और 35 के, प्रोडक्ट बी 35 की थी और 45 अब उसकी करंट परचेज प्राइस है, तो इसका मतलब 10,000 रुपया प्रोडक्ट बी की इन्फ्लेशन होगी। ठीक है, तो इसके साथ जरा अगर लिख लें पेज नंबर प्रोडक्ट बी, एक नजर जरा दोबारा पढ़े तो पेज नंबर 39, जहाँ पे पेज नंबर 230 पे देख रहे हैं आप। इसमें जनरल इन्फ्लेशन यूज की नहीं हो रही, कौन सी एडजस्टमेंट हो रही है, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस वाली हो रही है ना। तो 3 जमा 10 कितने इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट बनी फिर? 13 की इधर एंट्री बताएं प्लीज यार, 13 की एंट्री यार। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट एंड इन्फ्लेशन रिजर्व क्रेडिट। इन्फ्लेशन रिजर्व कहाँ आ गया? ओपनिंग इक्विटी में आ गया, और 13 लेस होकर 52 फिर प्रॉफिट लॉस में आ गया। 52 क्या है? 52 प्रॉफिट फॉर द ईयर में आ गया, और 13 की एंट्री नहीं बोली आपने सीधा दोबारा। प्रॉफिट डेबिट हुआ, प्रॉफिट लॉस डेबिट हुआ, एंड इन्फ्लेशन रिजर्व क्रेडिट हुआ, और इन्फ्लेशन रिजर्व का इफेक्ट ओपनिंग इक्विटी में ऐड हो गया। ठीक हो गया जी? प्रॉफिट से लेस हुआ, प्रॉफिट 65 था, 65 में से 13, हाँ जी इक्विटी में ऐड ही होना। इन्फ्लेशन रिजर्व में कहाँ जाना है? इक्विटी में ऐड होना। पेज नंबर 33 देखना यार, ये तो ना करें। इन्फ्लेशन रिजर्व ने बल्कि अपने शायद रजिस्टर पे सॉल्व किए हुए हैं। प्लीज, प्रॉफिट में से लेस होना है और इक्विटी में ऐड होना है, और जब 52 प्रॉफिट रह गया वो भी इक्विटी में चला जाएगा। तो डिफरेंस क्या क्रिएट हुआ है? उसने रेट बताने की बजाय बल्कि एक जगह रेट बता दिए और एक जगह अमाउंट बता दिए। एनी कंफ्यूजन? हो गया था पूरा? देन पेज नंबर 232 था। रेट अगर निकालना है तो रेट निकल सकता है, 10/35 से निकलेगा। जिस तरह वहां निकला था 1100, देखिए जरा वहां कैसे निकाला था। 1100 माइनस 1000 डिवाइड बाय 1000 किया होगा। तो यहाँ भी क्या हो सकता है? 45 माइनस 35 डिवाइड बाय 35, लेकिन वो पॉइंट्स वगैरह में शायद चला जाएगा रेट, वैसे डिस्टर्ब करेगा। लेकिन वो जो रेट आएगा फिर उसका करेंगे क्या? 35 से मल्टीप्लाई करके देख लें, सेम आंसर आएगा 10। अगर आप परसेंटेज निकाल रहे हैं 35 से दोबारा मल्टीप्लाई हो जाए। डिफरेंस वही इन्फ्लेशन है, 28% आता है। अब इसको 35 से मल्टीप्लाई करें। नहीं मतलब ये बात मेरी क्लियर हो रही है? जिस तरह वहां भी हमने रेट निकाला तो था, लेकिन वहां भी जरूरत नहीं थी। ये इन्फ्लेशन ही की अमाउंट है ना, 35 से 45 होना या 1000 से 1100 हो जाना। आपने इन्फ्लेशन की अमाउंट निकालनी, परसेंटेज निकालना चाहे तो 28% मुझे बता रहे हैं, 28.6 समथिंग। तो वही दोबारा जब आप 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह उधर आपने 10% को फिर 1000 से मल्टीप्लाई किया था कैरी में। ठीक है जी, एस्टेक ढूंढे जी।
पेज नंबर 232। अब इसमें जरा काइंडली आपने बताना है अगर कोई इश्यूज है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कौन कौन से फिगर्स अब क्लियर नहीं है? नहीं देखा? नहीं, जिन्होंने किया हो गया कोई इशू? ये पॉइंट नंबर 3 करवाए थे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनवाया था। जिन्हें किया वो कर ली, जरा हेल्प कर दें जरा। एनुअल सब्सक्रिप्शन 21, 22, 23 की दी हुई 8,000, 10,000 और 12,000। नेक्स्ट वो कहता है our members joining in the second half of the year are charged only half of the fees for that year. Each member is required to pay the membership fee for the current year and next year at the time of admission. The number of members admitted during 2021 and 2023 are as follows. बाकी फिर पॉइंट नंबर 4 तो लेता है, वो बाद में डिस्कस कर लेते हैं। आप करवाएंगे जरा दानिया? नहीं, आपको करवाने का, थोड़ी सी हेल्प करें ना जरा। हमारा कौन सा साल है इस वक्त? 2022 में है हम। 2022 के स्टार्ट पे कुछ ब्रॉड डाउन होगा। अच्छा है काम कंसंट्रेशन का, बगैर कंसंट्रेशन का फायदा कोई नहीं होना। अब बात अगर हो रही है तो सब लोग जिन्होंने किया कैंडी वो भी रिवाइज कर लें और मुझे करवा भी दें, और अगर इशू है तो कैंडी फाइनल करें जी। 2021 मेरा ख्याल फर्स्ट ईयर था। 2021 के फर्स्ट हाफ में 150 मेंबर्स थे, ठीक है। उन 150 मेंबर्स ने 2021 के भी पूरे पैसे और 2022 के भी पूरे पैसे दिए होंगे। दानियल ठीक है? हर मेंबर से क्या रिक्वायर्ड है कि वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन करंट ईयर के पैसे भी दे और नेक्स्ट ईयर के भी दे। तो जो फर्स्ट हाफ में मेंबर आए बने होंगे उन्होंने 2021 के भी पूरे पैसे क्यों दिए होंगे? जो सेकंड हाफ में मेंबर बन रहे हैं उन्होंने देने थे आधे उस साल के। तो 2021 के फर्स्ट हाफ के 150 मेंबर्स हैं, उनकी जो 8,000 के हिसाब से 2021 की इनकम है वो तो 2021 में अर्न हो गई होगी, लेकिन 2022 के स्टार्ट पे 150 मेंबर्स की 2022 की 10,000 के हिसाब से इनकम लाइबिलिटी में आ रही होगी। 150 मैंने लिए मेंबर्स और 10 मैंने लिया है थाउजेंड्स में 10,000 2022 वाला। ये किस साल मिला होगा, लेकिन किस साल से रिलेटेड है? 2021 में मिला होगा, 2022 से रिलेटेड है। तो 8,000 उन्होंने दिया होगा 150 मेंबर्स ने, वो मैं यहाँ क्यों नहीं ले रहा, वो 2021 में इनकम बन गया हो, ठीक है, इनकम बन गया हो। देन आगे सेकंड हाफ में जो मेंबर बन रहे हैं उन्होंने 2021 के हाफ ईयर के जो पैसे दिए होंगे वो तो इनकम बन गए होंगे, उन्होंने हाफ के दिए होंगे। जब मेंबर सेकंड हाफ में मेंबर बनेगा उसे फिर आधे साल के देने पैसे, लेकिन जो अगले साल के पैसे हैं 270 बताएं मल्टीप्लाइड बाय 10, ये थाउजेंड्स में लिख रहा हूँ प्लीज मैं, 10 क्या लिखा मैंने दो दफा, 10,000 थाउजेंड्स में। समझ आ गया यहाँ तक? आंसर बताइए। 4200। अब कैश आया होगा इस साल
अब तरीका ये भी हो सकता है कि हम इनकम निकाल लें और देन फिर कैश या सीडी। तो कैश लिखवाएंगे। इस साल किन किन लोगों ने पैसे दिए होंगे? 2220 जो मेंबर्स हैं इन्होंने इस साल के 10 के हिसाब से दिए होंगे, 10,000 के हिसाब से पूरे दिए होंगे, और अगले साल के 12,000 के हिसाब से पूरे दिए होंगे। सेकंड हाफ में जो मेंबर्स बन रहे हैं वो जरा बोलने की कोशिश करें जरा। 105 इंटू 10, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 6/12, मतलब मैं आधे साल के या 5 सीधा लिखा, 6 इंटू 10 इंटू 6/12 कर, उन्होंने आधे दिए होंगे, लेकिन अगले साल के पूरे दिए होंगे इंटू 12, सॉरी ऊपर भी इंटू 12 है शायद, 120 के 12। डन है? अब इसका हम आंसर बताइए। 6625 टोटल बता दो यही। अब सीडी बनवा दें जरा, आपने हो सकता है इनकम बनाई हो, सीडी बनवा दें। नहीं वो कैसे, जरा बता देना जरा। साल के एंड में जो फर्स्ट हाफ में 220 मेंबर बने थे उनके भी अगले साल के, और जो सेकंड हाफ में मेंबर बने थे उनके भी अगले साल के, दोनों के 12-12 हजार वाले, दोनों के जो 10-10 हजार वाले हैं वो तो इनकम बन गए होंगे, और जो पिछले साल वाले मेंबर होंगे उनके तो इस साल जो सॉरी जो पिछले मेंबर्स हैं, जो पिछला जो ब्रॉड डाउन आ रहा था वो इस साल इनकम बन गया होगा, वो 10,000 इस साल इनकम बन जाएगा। इस साल जो इस साल वाले पैसे हैं वो भी इनकम बन जाएंगे, लेकिन इस साल जो अगले साल के पैसे हैं, चाहे 220 मेंबर से या 105 मेंबर से, तो वो 3900 लाइबिलिटी होगी। बैलेंसिंग फिगर बताएं। 6925 क्लियर हो गया? ये सीधी इनकम भी निकाल सकते हैं, स्टेट में इनकम भी आ सकती है। 4200 इनकम है एक तो जो ओपनिंग लाइबिलिटी है, देन 220 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 105 मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू 6/12 या 5, ठीक ठीक कह रहे हैं आप, तो इनकम भी निकाली जा सकती है। ठीक है जी, नहीं इशू था जी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका हो गया था। पॉइंट 4 कहा जा रहा है जी? पॉइंट 4 में एंट्रीज ही बता दें मेरा ख्याल है। A member contributed 1400 for the purchase of a tractor for grounds maintenance. Tractor will be purchased in the year 2023 means अगले साल। बताएंगे क्या होना चाहिए? ये तो पढ़ भी लिया आपने। इस फिलहाल कैश डेबिट और डेफर्ड कंट्रीब्यूशन क्रेडिट लाइबिलिटीज में आएगी, लेकिन इस साल अभी इनकम नहीं बनेगी। जब ट्रैक्टर आएगा तो उसकी डेप्रिसिएशन भी आएगी, और फिर इसकी जो डेफर्ड अमाउंट है ये भी इनकम बनेगी। सेकंड पॉइंट, अनदर मेंबर 1100 विदाउट स्पेसिफिंग एनी रिस्ट्रिक्शन। कैश डेबिट नहीं, वैसे यहाँ मतलब क्या मतलब आपको डबल एंट्री भी करनी है। ये जो क्वेश्चन था इसमें ट्रायल बैलेंस वगैरह नहीं बना हुआ, तो कैश डेबिट भी करना है, और रिस्ट्रिक्शन अगर नहीं है तो इनकम में आ जाएगा सीधा अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। और इसके अलावा करना चाहिए प्लीज, वर्किंग के 5-7 सवाल अपने हाथ से सॉल्व किए अच्छे तभी होता है जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई और इशू? क्वेश्चन नंबर 9 पे है। अब मेसोपोटामिया बेचारा कहाँ पहुंचा है, ये मुझे लग रहा है शुरू ही नहीं हुआ, ये 2-3 महीनों से शुरू हुआ हुआ, लेकिन नाम अभी तक नहीं लिखा मुझे लग रहा है। नाम के अलावा तो हो गया ना। इसमें कौन कौन सा स्टैंडर्ड मिक्स है? IAS 40 भी है मेरा ख्याल है, IAS 40 है, IAS 16 है, IAS 23 है,
देख लें जी कोई फिगर में इशू, मुझे अभी आज याद करवाइएगा। मैं वैसे तो मैंने रिवीजन प्लान में भी लिखा हुआ है, लेकिन 5-7 फाइनली सवाल बताता हूँ जो सॉल्व करने चाहिए, लिख के जरा कल के लिए। जरा गनू कैश भी रखना है, गनू कैश का पेज नंबर बताएं। कौन सा पेज है? गनू कैश पेज 218, 218। इसको भी फाइनल कीजिएगा प्लीज, इसमें भी कोई इश्यू रह जाए तो फिर डिस्कस कीजिएगा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका ओके। देन एमसीक्यूज में आ जाए, आइए 8 की तरफ जाते हैं थोड़ा सा, या इस तरह करें पहले वॉल्यूम 1 ढूंढे जरा। वॉल्यूम 1 में जरा आइए 8 क्वेश्चंस के अलावा जरा थ्योरेटिकली फर्स्ट पेज से जरा थोड़ा सा पेज नंबर बताएं, थोड़ा रिफ्रेश करें। पेज 81 से शुरू करें, और जो थ्योरेटिकली लिखा नजर आ रहा है इग्नोरिंग क्वेश्चंस, वो जरा 5 मिनट पहले रिवाइज करें। जी सर, अब क्लियर हो जाएगा। 6, 11, 21, 22, 23 ये रिवाइज करने को क्या है यार? 21, 22, 23 ये सर पढ़ के पता चलेगा। सर पढ़ के पता चलेगा सर, और क्वेश्चन 1 पेज 184 पे रिवाइज करके पता कंफर्म हो जाएगा। तो हमने रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया, ये कैसे पता चलेगा? ये पढ़ के और रिवाइज करके पता चल जाएगा। कैसे हुक्म करें, कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा? IS 16 पे IS 8 रिवोल्यूशन मॉडल ऑफ IS 16 पे IS 8 एप्लीकेबल नहीं है। सोच के पता चला कि हम रिवोल्यूशन प्रोस्पेक्टिवली करते हैं और डिस्क्लोजर भी IS 8 वाले नहीं देते। वो सवाल किया हमने रेट्रोस्पेक्टिवली, अभी नहीं मैंने बताया। 184 अपने रजिस्टर में अपने आंसर देखना है, तो आपने हाथ से लिखा हो इंशाल्लाह भी आपने देखना है। मैंने तो अभी याद करवाया, रिवाइज करके याद हो जाएगा। ठीक जी, मैंने आपको टाइम दे रहा हूँ 6, 11, 21, 22, 23 ये इकट्ठे देख लेना जरा, इंडिविजुअली दोबारा देख के समझ आता है। कहाँ पे लिखा पीटी, तो उसको ठीक कर लेता है। और तो नहीं कोई गलती आंसर में? खुदा का नाम नहीं है। ये देख लें जी प्लीज। देन जरा मेरा 10-15 मिनट चेंजेस इक्विटी को दें जरा टाइम, पीछे ढूंढने जरा चैप्टर 7। नहीं, चेंजेस इक्विटी तो मेरा ख्याल है ज़हन में होगी यार। पेज नंबर क्या है जी? 261। इसमें जरा 10 मिनट पहले इजी से कर लें, बाकी फिर जो रह जाएंगे वो कल कर लेंगे। नंबर 2 से शुरू करें, कंप्लीट साइलेंस। पहले वो कर लें जो मैं अभी बोल रहा हूँ। ट्राई करें नॉट कंसिडर्ड ट्रांजैक्शन विद ओनर्स, रेशियो ऑफ शेयर्स ट्रांजैक्शन विद ओनर्स है।
ओनर्स का यहाँ मतलब बी, ये भी शेयर होल्डर्स के साथ ट्रांजैक्शन है। डी, बोनस शेयर भी शेयर होल्डर के साथ ट्रांजैक्शन है। सी को टिक लगाएं। प्रॉफिट भी शेयर होल्डर्स के साथ ट्रांजैक्शन है। ऐसे ट्रांजैक्शन विद शेयर होल्डर्स नहीं है, ठीक है। 3 सब इजी है, बिल्कुल इजी है, पुरानी आती बातें आ रही। प्लीज 3 ऑप्शन बोलते जाए। बी, 4 गलती नहीं होनी चाहिए। कंप्लीट साइलेंस। नो 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 यार, नहीं यार, क्या कर रहे हैं। डेबिट बैलेंस और रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब क्या है? एक्यूमुलेटेड लॉसेस। क्रेडिट बैलेंस और रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब क्या है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ए या बी या सी या डी? देखिए ए जो है ना, एक सेकंड, रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर जरा देखें। नहीं, ए में फॉर एग्जांपल ब्रॉड डाउन है 15 मिलियन, और अगर लॉस हो जाए, लॉस किस तरफ होगा रिटेन्ड अर्निंग्स में? सपोज लॉस है 10, इवन देन रिटेन्ड अर्निंग्स का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है 5। ये बात समझ आई मैंने क्या किया? करंट ईयर लॉस होने के बावजूद क्रेडिट बैलेंस हो सकता है रिटेन्ड अर्निंग्स में। नंबर 2, एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं बेसिकली ये डेबिट बैलेंस। नंबर 3 में जो लिखा है, ये क्या लिखा हुआ? कंपनी ने अगर ड्यूरिंग द डिविडेंड दिया है तो क्या उससे रिटेन्ड अर्निंग्स में डेबिट बैलेंस हो जाएगा? डिविडेंड तो दिया ही जाता है कि अगर रिटेन्ड अर्निंग्स में क्रेडिट बैलेंस हो, प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड होगा, और डिविडेंड मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है? जितनी रिटेन्ड अर्निंग्स होगी। तो रिटेन्ड अर्निंग्स 0 तक तो जा सकती हैं, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग्स नेगेटिव डेबिट नहीं हो सकती डिविडेंड देने से। और तीसरा, अगर आपने रिटेन्ड अर्निंग्स से जनरल रिजर्व बनाया है तो मैक्सिमम कितना रिजर्व बना सकते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स से ज्यादा तो नहीं बना सकते। तो इनसे रिटेन्ड अर्निंग्स कम जरूर होंगी, लेकिन ये कुछ इनकी वजह से रिटेन्ड अर्निंग्स का डेबिट बैलेंस नहीं आएगा। तो रिटेन्ड अर्निंग्स का डेबिट बैलेंस जो है वो करंट ईयर के लॉस से भी जरूरी नहीं है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स के डेबिट बैलेंस का मतलब कंपनी के क्यूमुलेटेड लॉसेस है, ठीक है। अगर क्रेडिट बैलेंस और रिटेन्ड अर्निंग्स में, तो वो क्या होता है? वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है। ये क्या मतलब है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स? पिछले सालों के और करंट ईयर के मिला के जो टोटल प्रॉफिट्स है, और एक्यूमुलेटेड लॉसेस सारे मिला के अब लॉसेस हो गए। तो डेबिट बैलेंस मींस, ये अपना फेवरेट सवाल निकालना है, सुगारो नहीं, सुगारो नहीं, सॉरी, वॉल्यूम 1 निकाले। संडे ढूंढे जिधर आपने अभी मुझे वो 184 पे बताया था, ये फखर। संडे संडे संडे, ये बेटा ठीक हो, समझ आ गया? डी नहीं हो सकता। मैक्सिमम रिटेन्ड अर्निंग से कितनी ट्रांसफर हो जाएगी? अच्छा, ये नहीं लिखा हुआ कि ये डेबिट ट्रांजैक्शंस की बात नहीं हो रही, डेबिट बैलेंस की बात हो रही है। बाकी आपकी बात ठीक है, लॉस ने भी डेबिट ही होना है, डिविडेंड ने भी डेबिट ही होना है, रिटेन्ड अर्निंग्स से अगर ट्रांसफर होना है उसने भी डेबिट होना है। ट्रांजैक्शन डेबिट की बात नहीं हो रही, रिटेन्ड अर्निंग्स के डेबिट बैलेंस की बात हो रही। डेबिट बैलेंस तब होगा जब एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे। ये संडे मिला? कौन सा पेज है? 179। इसमें ढूंढना पर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स का एक डेबिट फिगर आ रही है, ये नेगेटिव फिगर आ रही है, नजर आ रही है 155। इसका लेजर कैसे बनाएंगे आप? हाँ जी, ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे आ रहा होगा, और क्रेडिट और क्रेडिट डाउन भी क्रेडिट साइड पे आ रहा है, वो पॉजिटिव हो गया। ओपनिंग डेबिट बैलेंस है और क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस है। तो ओपनिंग डेबिट बैलेंस का मतलब ओपनिंग एक्यूमुलेटेड लॉसेस, लेकिन साल में एंड पे कुछ शायद ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, जिससे क्लोजिंग बैलेंस शायद क्रेडिट हो गया, ठीक है। 7 करें। यूजुअली शोन, राइट इशू करो तो यूजुअली 2 ढूंढने जी। यूजुअली
शेयर कैपिटल में तो इंक्रीज आएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स में भी तो इंक्रीज आ सकता है, नहीं आ सकता। हाँ, ये कोई जरूरी नहीं कि शेयर प्रीमियम आए, लेकिन क्योंकि उसने 2 मांगे हैं इसलिए यूजुअली शायद। कौन सा टिक लगाऊं? बी, ठीक है जी, डी सॉरी ए एंड सी 8 में ढूंढे। यूजुअली कंसंट्रेट क्या भी हो सकता था जो यहाँ है नहीं, डिक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग, नहीं डी नहीं, डी में इंक्रीज लिखा है इसलिए वो नहीं हो सकता। बाय डिफॉल्ट शायद हम नॉर्मल इसी से यूज टू हैं कि रिटेन्ड अर्निंग्स में रिडक्शन और शेयर कैपिटल में इंक्रीज, लेकिन यहाँ रिटेन्ड अर्निंग्स में रिडक्शन की ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर शेयर प्रीमियम में रिडक्शन 2 क्योंकि ढूंढने हैं, ए और बी ठीक है, डी क्यों नहीं? बोनस से ऐसे रिटेन्ड अर्निंग में इजाफा नहीं होगा, कमी हो सकती है लेकिन वो ऑप्शंस में है ही नहीं, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। ओके, 9 और 10 दोनों इकट्ठे करें और अपने अपने आंसर बना के रखें। हाँ जी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, रिटेन्ड अर्निंग्स यहाँ है नहीं, शेयर प्रीमियम आगे नहीं, वैसे मेरा ख्याल है कि इसमें बाय डिफॉल्ट शेयर प्रीमियम है, और अगर ना प्रीमियम हो तो फिर रिटेन्ड अर्निंग्स है, तो यहाँ अगर रिटेन्ड अर्निंग्स होता भी तो हम शायद शेयर प्रीमियम को टिक लगाते। 10 देखें जरा, हाँ जी, अब वो कह रहा है कि अगर प्रीमियम का बैलेंस ना हो तो फिर रिटेन्ड अर्निंग्स है, ये क्लियर हो गया। 9 में अगर रिटेन्ड अर्निंग्स होती भी तो हम प्रीमियम को ही टिक लगा रहे होते, हाँ अगर प्रीमियम नहीं है तो फिर रिटेन्ड अर्निंग से लेस करेंगे। ओके, 11 इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का वर्ड भूलना नहीं है, क्या होता है ये कर ले फाइनल, जरा सोच लें। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की डबल एंट्री, सरप्लस डेबिट, ऑप्शन ढूंढे। सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, डिक्रीज इन सरप्लस, इंक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग्स। 17 सोच के, शेयर प्रीमियम नजर आता है, रिटेन्ड अर्निंग्स, सरप्लस, गुडविल को टिक लगाएं। फुल कंसंट्रेट एंड ट्राई टू सॉल्व इट आफ्टर 1 मिनट बताना। कंसंट्रेशन अंग्रेजी में फंसा रहा है। हाँ जी, ए क्यों नहीं है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेस देन प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम है और प्रॉफिट फॉर द ईयर ज्यादा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट फॉर द ईयर के दरमियान में क्या क्या आता है? इंटरेस्ट और टैक्स, तो वो लेस होने के बाद प्रॉफिट कैसे ज्यादा हो सकता है? वो तो कम होना चाहिए। बी में क्या मसला है? ये भी कम ही क्यों होना चाहिए? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बीच में आने भी कितनी कितनी उतनी हो जाए तो फिर वो अदर इनकम छोड़े, वो तो मेन इनकम हुई आपकी। मैं मान लूंगा लेकिन एग्जामिनर को ना इस तरह तक कीजिएगा।
क्योंकि वो आपको तंग करेगा जीरो देके। हो सकता है, लेकिन आप जिस तरह चले गए, ये टू मच एक्सेप्शन है, उसका मतलब फिर अदर इनकम की वजह से इनकम होना चाहिए। अगर वो इतनी ज्यादा है कि ग्रॉस प्रॉफिट कम है और नेट प्रॉफिट ज्यादा हो गया। जी सी, सी भाजन सी में क्या मसला है? इज इट पॉसिबल? रिटेन्ड अर्निंग्स ज्यादा है शेयर होल्डर इक्विटी से। रिटेन्ड अर्निंग्स होती है इक्विटी के अंदर, तो रिटेन्ड अर्निंग्स इतनी ज्यादा है कि वो इक्विटी से ज्यादा होगी, ये तो वैसे ही बीच में होनी है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स ने तो इक्विटी का हिस्सा होना है, तो ये इक्विटी से ज्यादा कभी भी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि शेयर कैपिटल भी होगा, प्रीमियम भी होगा, तो रिटेन्ड अर्निंग्स इक्विटी से ज्यादा हो जाए। डी हो सकता है? क्या कह रहा डी? क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स ज्यादा है ओपनिंग से, पॉसिबल है ये? ठीक है डी। 19, हाँ जी सही है। नॉट अ कंपोनेंट कौन सी चीज नहीं होती? टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम वर्ड इसको ज़हन में आ जाएगा। हाँ, रिवैल्यूएशन गेन, डिविडेंड, ये होते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी में। सी क्या है? ये कहाँ होता है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में तो होता है, मतलब ये करंट एसेट्स में होता है। सोच के भी प्रेफर्ड स्टॉक शेयर का मतलब प्रेफरेंस शेयर्स के एंगल से बात हो रही है। इज नॉट ट्रू, ये मुश्किल हो जाते हैं जरा इस तरह के जो होते हैं। रेट फिक्स होता है, पैसे पहले वापस होते हैं, डिविडेंड भी पहले मिलता है, लेकिन वोटिंग राइट नहीं होता। तो बी को टिक क्यों लगा रहे हैं? वहां तो लिखा है ऑलवेज हैव ए वोटिंग राइट। हमने नॉट ट्रू ढूंढना था। 21 में गलती ना हो। ठीक कह रहा है यार, वो कंट्रोल नहीं कर सक रहा, सिंपल सिंपल सा तो है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लायबिलिटीज है। 30 seconds for 22. Any unpaid dividend is carried forward to the future periods for which type of stock? याद आना चाहिए। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स अगर हो तो फिर इस साल का अगर अनपेड रह गया तो अगले साल में जाएगा। ऑर्डिनरी शेयर्स का अनपेड रह गया तो खत्म हो गया। और अगर नॉन कम्युलेटिव है ये ओके प्लीज। 22, 23, प्लीज। डिविडेंड पेमेंट रिटेन्ड अर्निंग्स में बी ठीक है। खामोशी से 24, नहीं जो भी है राइट शेयर्स है, ये फर्दर एडिशनल शेयर इशू हुआ है, कहाँ इम्पैक्ट आएगा? शेयर कैपिटल में इंक्रीज आएगा, बाकी तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है 27। चलिए ये 2-3 जो रह गए फिर कल कर लेते हैं। आज होमवर्क जरा 1 सेकंड बताएं। हाँ जी, गुनू कैश है और एक फखर है, पेज 184 मोहानी। देन सर कल हमने जरा कोशिश करनी कि IAS 20 इनके थोड़े थोड़े से हैं एमसीक्यूज, IAS 20, IAS 40, 23, 36, तो अगर इनको चैप्टर इनके थोड़े से रिवाइज करके आए, अपने पास है ना पेज आपके? कल का जो एजेंडा है वो थोड़ा सा अगर चैप्टर्स रिवाइज करके आए ताकि टाइम हमारा कम लगे।
कौन कौन से चैप्टर्स हैं कल की बहस में? IAS 20, IAS 40, 23, 36, थोड़ा थोड़ा सा अगर इनका क्वेश्चंस नहीं कह रहा, थ्योरेटिकली जिस IAS 8 आपने पढ़ा है, इस IAS 20, IAS 40, 23, 36, रिवर्सल, इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी चल रहे हैं साथ? ओके जी, अल्लाह हाफिज।